जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय की घोषणा हो चुकी है, जहां किसानों को 22 करोड़ 45 लाख रुपए के बोनस देने की बात यहां पर कही गई है। दरअसल जिले के तकरीबन 1,26,372 किसानों को 22 करोड़ 45 लाख रुपए का बोनस राशि वितरित किया जाएगा। सीएम बनने के बाद विष्णुदेव साय ने सबसे पहले यही घोषणा की है कि बोनस राशि किसानों को दिया जाएगा। पिछले 2 सालों का चुनाव के दौरान कांग्रेस व भाजपा दोनों ने ही अपने घोषणा पत्र में किसान और अन्य वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थी, जिसमें बीजेपी द्वारा 2 साल की बचत बोनस राशि को प्रदान करने की घोषणा चुनाव में ज्यादा कारगर देखने को मिलती है। चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी ने बहुमत के आधार पर सरकार बनाया, जिसमें रविवार को बीजेपी के पर्यवेक्षकों ने सीएम की घोषणा कर दी। रायगढ़ सांसद रहे विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया है और सीएम का ताज विष्णुदेव साय के सर पर सजने के बाद पहली घोषणा किसानों के लिए कर दी गई है, जिसमें बीजेपी द्वारा किसानों को बचत 2 साल का बोनस राशि प्रदान करने की घोषणा पूरा करने का वायदा करते हुए 25 दिसंबर तक किसानों के खाते में राशि पहुंचाने की घोषणा की गई है। और इस हिसाब से देखा जाए तो प्रदेश के किसानों को 2 वर्षों का बोनस यहां पर अब उनके खाते में मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में मोदी और शाह आने वाले हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 13 तारीख को ये कार्यक्रम होगा। 2 डिप्टी सीएम सहित कुल 13 सदस्यों के मंत्रिमंडल यहां पर नाम संभावित है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 डिप्टी सीएम समेत कुल 10 मंत्री पद अपनी शपथ ले सकते हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई राज्यों के सीएम और अन्य नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक सीनियर विधायक बृजमोहन अग्रवाल को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। वहीं ओबीसी और आदिवासी वर्ग से 5-5 मंत्री यहां पर बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीनियर विधायक बृजमोहन अग्रवाल को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। सामान्य वर्ग से 4 जबकि ओबीसी और आदिवासी वर्ग से 5-5 नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब 4 ही नाम बचे हुए हैं। डिप्टी सीएम के पद के लिए भी ओबीसी वर्ग से अरुण साव और सामान्य वर्ग से विजय शर्मा का नाम चर्चा में है। इस बार मंत्रिमंडल में सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग का दबदबा रहने वाला है। सरगुजा संभाग से 3, बिलासपुर संभाग से 3-4 जबकि रायपुर संभाग से 2 से 3, बस्तर संभाग से तकरीबन 3 और दुर्ग संभाग से 2 नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जहां राम विचार नेताम केदार कश्यप, लता उसेंडी, ओपी चौधरी, भैयालाल राजवाड़े, राजेश मूरत, अमर अग्रवाल, पुनूरलाल मोहले, अजय चंद्राकर, दयालदास बघेल, खुशवंत साहेब और विजय शर्मा का नाम मंत्रिमंडल के लिए यहां पर अपेक्षित है। 1 से 2 दिन मौसम में बदलाव के आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। हिमालय की तराई से आ रही शुष्क हवाओं की वजह से छत्तीसगढ़ में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में उत्तर से आ रही शुष्क हवाओं ने रात में ठंड बढ़ा दी है। वहीं 2 दिनों में ही न्यूनतम तापमान ज्यादातर जिलों में 3 डिग्री तक कम हो चुका है। रायपुर जिले में भी 2 दिन पहले तक न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से ज्यादा था। अभी भी रायपुर में न्यूनतम तापमान अब 15 डिग्री रिकॉर्ड कर चुका है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी 1 से 2 दिन मौसम में बदलाव के आसार नहीं है, यानी तापमान में ना तो ज्यादा कमी होगी और ना ही बढ़ोतरी। मौसम विज्ञान विभाग से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो मौसम खुलने के बाद से ही हवा की दिशा में परिवर्तन हुआ है और अभी उत्तर से शुष्क हवाएं आ रही हैं। इसी के असर से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर में तापमान लगातार कम हो रहा है। वहीं अंबिकापुर में रात का तापमान तकरीबन 9 डिग्री के आसपास है। रायगढ़ में हिंदू आस्था पर कमेंट करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में यहां पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। युवक ने यहां पर इसको शेयर किया था। पुलिस अब इसकी तलाश में जुट गई है। रायगढ़ में धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में किरोड़ीमल नगर निवासी एक युवक के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकता दर्ज की है, जहां जानकारी के अनुसार युवक ने मां दुर्गा पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी को फेसबुक में शेयर किया था। दरअसल किरोड़ीमल नगर निवासी
नरेंद्र बंजारे नामक युवक पर आरोप है कि उसने फेसबुक पर मां दुर्गा पूजा से जुड़े एक समारोह पर की गई ओछी टिप्पणी को शेयर किया है। कोलकाता में शोभा बाजार के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस पर एक फेसबुक ग्रुप में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस कंटेंट को नरेंद्र मोदी ने भी शेयर किया था। वहीं 17 अक्टूबर को वाम सेप नामक ग्रुप में कुछ टिप्पणी शेयर की गई थी और उसी टिप्पणी को आरोपी ने शेयर कर दिया है। इस पर स्थानीय युवकों की नजर पड़ी तो बवाल मच गया। कोतरा रोड थाने में लिखित शिकायत की गई है। वहीं पुलिस ने भी धारा 295 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। बिलासपुर में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की अब मौज होने वाली है, क्योंकि मोबाइल पर ई चालान भेजने की व्यवस्था नहीं, एनपीआर कैमरे में बस तस्वीरें कैप्चर होती है। इसकी लगातार टेस्टिंग ही बस चल पा रही है। बिलासपुर में अगर बात करें खबर के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तक चालान भेजने की प्रक्रिया की तो यहाँ पर तो शुरू हो गई, लेकिन अभी भी ई चालान मोबाइल पर भेजने की व्यवस्था मुकम्मल नहीं हो पाई है। इसके लिए लगातार टेस्टिंग चल रही है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी एवं नगर निगम कमिश्नर ने दावा किया है कि हफ्ते भर के अंदर मोबाइल के जरिए ई चालान भेजने का सिस्टम अपडेट कर दिया जाएगा। अभी भी ऑफलाइन मोड पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी संजय साहू ने बताया कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर यानी कि एनपीआर कैमरे में कैप्चर हो रहे वाहन चालक के पते पर चालान भेजने डाक विभाग से टाई अप हो चुका है। वहीं शुक्रवार से जितने भी वाहन चालकों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, उनके चालान पोस्ट के माध्यम से उनके घर के पते पर भेजे जा चुके हैं। जल्द ही मोबाइल पर इसका एसएमएस भी भेजा जा सकता है। स्मार्ट सिटी के जीएम आईटी ग्रुप कैप्टन वाई श्रीनिवास का कहना है कि मोबाइल पर ई चालान भेजने के साथ ही वाहन चालक द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की फुटेज भी भेज दी जाएगी। चालान सप्रमाण होंगे ताकि उसे चैलेंज न किया जा सके और उसके पॉस मशीन के जरिए पेनल्टी की राशि भी जमा कराई जा सके। रायपुर के आरएसएस कार्यालय पहुंचे सीएम साय, जहां जागृति मंडल में प्रांत प्रचारक से उन्होंने मुलाकात की। सुबह राम मंदिर पहुंच करके इन्होंने भगवान राम का आशीर्वाद भी ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश कार्यालय का दौरा किया, जहां रायपुर के जागृति मंडल में उन्होंने आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके पहले सुबह से ही वे वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन करके नई जिम्मेदारी को निभाने का आशीर्वाद मांगा। साय ने सुबह भगवान शिव के दर्शन कर जलाभिषेक भी किया, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में विकास में अपना एक स्थान बनाए। भगवान श्री राम, माता जानकी और हनुमान जी से यही कामना की। वहीं शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ प्रांत प्रचारक प्रेम शंकर सिदार से मुलाकात की। इसी के साथ ही उन्होंने वरिष्ठ प्रचारक शांताराम से भी मुलाकात की। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट के बारे में कुछ घोषणाएं की है। दरअसल छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 10वीं और 12वीं की परीक्षा समय सारणी जल्द ही जारी कर दी जा सकती है। हाल ही में सीजीबीएसई ने प्रायोगिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। ये परीक्षा 10 से 30 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद संभवतः मार्च के प्रथम सप्ताह में बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। इसको लेकर के मंडल जल्द ही फाइनल पेपर का टाइम टेबल जारी करेगा। वहीं बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होते हैं और ऐसे में परीक्षा की समय सारणी 2 से 3 महीने पहले ही जारी कर दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वी के गोयल ने समय सारणी को लेकर जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही समय सारणी जारी कर दी जाएगी, ताकि परीक्षा की पूरी तैयारी छात्रों के द्वारा पहले से ही सजग होकर की जा सके। बाल सुधार गृह की खिड़की तोड़ करके 7 नाबालिग फरार हो गए, जिनमें से रायपुर में सड़क से गुजरते हुए सीसीटीवी कैमरे में इनकी तस्वीरें कैप्चर की गई है। पुलिस ने 24 घंटे में इनको पकड़ लिया है। रायपुर के माना स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से फरार होकर के 7 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि 7 नाबालिग रविवार की सुबह कमरे की खिड़की तोड़कर भागे थे। इस वारदात के बाद नाबालिग सड़क से गुजरते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे, जिसका भी अब वीडियो सामने आ चुका है। माना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सभी फरार नाबालिगों को 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक माना स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में रविवार को सुबह 6:30 बजे के करीब यहां बंद नाबालिगों की गिनती की जा रही थी। ये रूटीन वर्क के तहत किया जा रहा था। तभी 7 नाबालिग आरोपी गिनती में कम मिले। उनके कमरों और अन्य जगहों पर तलाश की गई तो वे नदारद मिले, जिसके बाद से यहाँ पर हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। जब सभी कमरों की जाँच की गई तो पता चला कि एक कमरे की खिड़की की ग्रिल टूटी हुई
हुई है और यहाँ से ही किसी के पार होने के सबूत भी मिले, जिसके बाद नाबालिगों के आसपास के इलाके में तलाश की गई और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। हलफनामा प्रस्तुत करके अपने संपत्ति की घोषणा की गई विष्णुदेव साय के द्वारा, जहां विष्णुदेव की संपत्ति 3,47,00,000 रुपए, भूपेश को छोड़कर के शेष तीनों मुख्यमंत्री जो पहले अभी तक बनाए जा चुके हैं, पहले सांसद बने और फिर सीएम बने, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद और पूर्व विधायक रह चुके छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय की कुल संपत्ति 3,47,00,000 रुपए है। ये इन्होंने अपने हलफनामे में बताई, जहां ये मौजूदा दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों यानी भूपेश बघेल और डॉक्टर रमन सिंह से काफ़ी कम है। बघेल की संपत्ति तकरीबन 34 करोड़ है, तो वहीं रमन की लगभग 12 करोड़। विधानसभा चुनाव से पहले तीनों ने आयोग में हलफनामा प्रस्तुत कर अपनी संपत्ति का ब्यौरा किया था। साथ ही लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले विष्णुदेव साय की पत्नी के पास 61 लाख की संपत्ति है। वहीं विष्णुदेव साय की व्यक्तिगत संपत्ति का कुल मूल्य 2,86,00,000 रुपए है। वहीं 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति में 7,07,00,000 रुपए उनकी स्वयं की है, जबकि 4,58,00,000 रुपए उनकी पत्नी की संपत्ति है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संपत्ति 21,28,00,000, वहीं उनकी पत्नी की संपत्ति 12,34,00,000 रुपए है। संपत्ति के मामले में भूपेश बघेल तीनों से काफी ज्यादा है। भूपेश बघेल की कुल संपत्तियों में से 27,57,00,000 उनकी विरासती संपत्ति है, यानी पुश्तैनी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी जारी हो चुकी है। दरअसल पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं जहां सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन 29 दिसंबर से प्रारंभ होगा, इसके लिए समय सारणी की घोषणा कर दी गई है। पूरक परीक्षा में देरी होने व चुनाव आदि कारणों की वजह से इस बार सेमेस्टर परीक्षाओं में देरी हो रही है। सेमेस्टर की परीक्षाएं फरवरी माह तक चलेंगी और इस बार सेमेस्टर परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव की जानकारी मिली है। वहीं कॉलेजों में से मिली जानकारी के अनुसार बात करें तो सेमेस्टर परीक्षा एमए, एमएससी, एमकॉम, पीजी, योगा, बीएड इत्यादि कक्षाओं की परीक्षाएं सेमेस्टर पद्धति से ही होगी। छात्र अब सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाएंगे। वहीं छात्रों को भी समय सारणी आने का इंतजार काफी लंबे समय से था। सेमेस्टर परीक्षा में भी 2000 से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। विधायकों को सांसद भेजने की तैयारी छत्तीसगढ़ में हो रही है, जहां छत्तीसगढ़ में कुछ भाजपा विधायक लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए इन्होंने मंत्रिमंडल में अपना नाम जो है शामिल नहीं किया जाएगा। दरअसल भाजपा ने पहली बार केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है। अब लोकसभा में ही ऐसी तैयारी की जा रही है। कुछ वरिष्ठ विधायकों ने इस बार मंत्रिमंडल में इनको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्हें लोकसभा लड़वाने की तैयारी है। यही बड़ी वजह है कि मंत्रिमंडल में 50% से अधिक नए चेहरे होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दिल्ली के कुछ सीनियर लीडर्स का कहना है कि ये तो अभी पूरा मंत्रिमंडल ही नया हो सकता है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा से हो गई है। 2 डिप्टी सीएम पहली बार विधायक बने हैं। वहीं सीएम भी कभी भी प्रदेश में मंत्री नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, सांसद अरुण साव, गोमती साय और विजय बघेल ने चुनाव लड़ा। हालांकि इनमें से विजय बघेल को छोड़कर केंद्रीय मंत्री और दोनों सांसद जीत करके विधायक बन चुके हैं। ये तीनों लोकसभा सीट खाली हो गई है और ऐसे में इन पर अनुभवी नेता को ही इस बार इस मैदान में उतारा जाएगा। उधारी में इन दिनों मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को देखना पड़ रहा है। हर माह 45 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। बजट जीरो है क्योंकि केंद्र ने अब तक 300 करोड़ की राशि सरकार को नहीं दी है। छत्तीसगढ़ के 45,000 सरकारी स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना पर एक बड़ा संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। योजना के तहत संचालित रसोइयों में से किसी भी दिन ताला लग सकता है, क्योंकि इन मद में अगर स्कूल शिक्षा विभाग के अकाउंट की बात करें तो ये पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। राज्य की ओर से केंद्र को सत्र 2023-24 के लिए 300 करोड़ रुपए मांगा गया था, मगर अब तक 1 रुपए भी जारी नहीं हुआ है। इस योजना की केंद्र की शर्त ये थी कि जब तक केंद्र बजट जारी नहीं करेगा, राज्य खुद के बजट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60 और 40% की है। फिलहाल 30 लाख छात्र मिड डे मील का लाभ ले रहे हैं। दरअसल केंद्र में अगर सत्र 2022-23 में दिए गए बजट के लेखा जोखा की बात करें तो ये यहाँ पर मांग रहा है और इसी यूसी को केंद्र के
पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट पोर्टल यानी PFMS में अपलोड करना होता है। छत्तीसगढ़ में अपलोड की गई प्रक्रिया सत्र की शुरुआत में ही पूरी कर दी गई है, मगर पोर्टल में तकनीकी खराबी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों का UC डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तकनीकी खराबी, स्कूली शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बीच आपसी तालमेल का अभाव या नियम कायदों का परिणाम है कि इन दिनों छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को आजीवन वैध करने को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसके बाद आदेश दिया गया कि ये पूरी तरीके से वैध है। हाई कोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के बाद आदेश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र आजीवन वैध रहेगा, यानी टेट का प्रमाण पत्र वैधता समाप्त होने के आधार पर अपात्र करना गलत है। दरअसल संचालक लोक शिक्षण रायपुर ने बस्तर व सरगुजा संभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए थे, जहां शिक्षक के रिक्त पद के लिए राजनांदगांव निवासी मनीषा ठाकुर ने आवेदन दिया और भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुई, जिसमें सफल होने के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा बस्तर ने TT प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने के आधार पर उन्हें नियुक्ति के लिए अपात्र कर दिया। इसको लेकर इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसमें बताया गया कि NCTE और साथ ही वर्ष 2021 में जो प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन की गई है, इसके आधार पर राज्य शासन ने 2021 में सर्कुलर जारी कर टेट प्रमाण पत्र को आजीवन वैध कर दिया है। मुख्यमंत्री सहित कुल 90 विधायक अब राजभाषा छत्तीसगढ़ी में अपनी शपथ ग्रहण ले, इसको लेकर साय को राजभाषा मंच ने अपना ज्ञापन सौंपा। दरअसल छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच प्रतिनिधि मंडल ने विष्णुदेव साय से मुलाकात कर राजभाषा छत्तीसगढ़ी में शपथ लेने का ज्ञापन सौंपा। साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य सहित सभी 90 विधायकों को शपथ छत्तीसगढ़ी में कराने का आग्रह किया। मंच से संरक्षक नंद किशोर शुक्ल ने कहा कि छत्तीसगढ़ी राज्य की आधिकारिक भाषा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ी राजभाषा के अंतर्गत शपथ लेने को लेकर कहीं कोई कानूनी बाधा नहीं है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा में ही शपथ लेने को कहीं कोई बाध्यता नहीं है। मातृभाषा कोई भी शपथ ले सकता है, जैसा कि 2018 में भूपेश बघेल के चाहने के बाद उन्हें गुमराह कर दिया गया था। वे अपनी मातृभाषा में शपथ नहीं ले पाए थे। फिलहाल ये सभी बातें राजभाषा के संरक्षक के द्वारा कही जा रही है।